इतिहास से अगर शुरू करें तो अवध के दरबारों में मुशायरे की शुरुआत कैसे हुई? नवाब आसिफुद्दौला के जमाने में छोटी छोटी खूबसूरत बड़ी मखसूस सी महफिलें मुनक्किद होने लगी। लखनऊ एक जमाने से कसीदा है, मरसिया है, मसनवी है और गजल है, नज्म है, बहुत सारे जो असनाफ सुखन हैं उनमें लखनऊ ने बड़ा कारनामा अंजाम दिया है। मुझे वली का एक शेर याद आता है कि दिल वली का अब लिया दिल्ली ने छीन, जा कहो कोई मोहम्मद शाह सू। 100% बल्कि मोर देन 100% मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये वो जबान है जो इसी मुल्क हिंदुस्तान में पैदा हुई है। वो जमाना जैसा कहते हैं लोग, बादशाहों के महलों में जो मुशायरे की महफिलें होती थी, बहादुर शाह जफर के वक्त में जो खूबसूरत महफिलें वहां होती थी। गजल या नज्म में आप पॉलिटिकल एक्टिविज्म को कैसे देखते हो? गजल की जबान में आप बगैर किसी का नाम लिए भी बात कह सकते हैं। तुम गिराने में लगे थे, तुमने ये सोचा नहीं, मैं गिरा तो मसला बनकर खड़ा हो जाऊंगा। उसमें गजल की ये कह के मुखालिफत करनी शुरू की, यार ये क्या तरीका है। तो दुनिया जो है ऐसी मुश्किलों से गुजर रही है, दुनिया भूखमरी का शिकार है, आदमी को खाने के लिए रोटी नहीं मिल रही है और आप अपनी महबूब के जुल्फों के चुखम में जो है अपने को घेरे हुए हैं। अब आज के दौर में देखिए वसीम साहब का एक शेर है, वसीम बरेलवी साहब का, कौन सी बात कहां कैसे कही जाती है, ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। एक शहर जहां तारीख कभी सोती नहीं और तहजीब सिर्फ एक लफ्ज़ नहीं, एक सांस लेने का तरीका है। यहाँ शायरियाँ सिर्फ पढ़ी नहीं जाती, महसूस की जाती है। ये है लखनऊ और ये है मुशायरे की दुनिया, एक जिंदा लहराती विरासत जो मार्बल के दीवारों से लेकर चांदनी रातों के बगीचों और मॉडर्न ऑडिटोरियम तक गूंजती है। आज के ज़माने में जब रील ट्रेंड बनती है और टेक्स्ट जज्बात को छोटा कर देते हैं, मुशायरा जिंदा है। ये सिर्फ उर्दू शायरी की शाम नहीं, ये एक अदा है, एक जज्बात है, अक्लमंदी और एक तहजीब का मंच है जो नवाबी कोर्ट से चाय के ठेले तक आ पहुँचा है। बहुत बहुत शुक्रिया नदीम साहब हमसे जुड़ने के लिए, हमें अपना कीमती समय देने के लिए। इतिहास से अगर शुरू करें तो अवध के दरबारों में मुशायरे की शुरुआत कैसे हुई? मैं आपको बताऊं कि 18वीं सदी में 1750 के बाद 1770 के आसपास से लेकर और 1700 तकरीबन 90 तक, यानी जो 18वीं सदी का जो आखिरी हिस्सा था, उसमें नवाब आसिफुद्दौला के जमाने में लखनऊ में जिस दबिस्तान लखनऊ के हम जिक्र करते हैं, इसकी शुरुआत हुई। असल में मुगलिया सल्तनत का जब जवाल हो रहा था, मुगलिया सल्तनत जब सिमट रही थी, बहादुर शाह जफर के बाद जब मुगल दरबार जो थे वो सूने होते जा रहे थे, उस दौरान बहुत से शोरा ने दिल्ली से, जो दिल्ली एक बड़ा मरकज था उर्दू और उर्दू शायरी का, तो दिल्ली से बहुत से शोरा ने यहां लखनऊ हिजरत करना शुरू कर दिया था। नवाब आसिफुद्दौला के जमाने में छोटी छोटी खूबसूरत बड़ी मखसूस सी महफिलें मुनक्किद होने लगी थी, लेकिन उन मुशायरों की महफिलों में एक खास बात यह थी कि वो बड़ी मखसूस महफिलें हुआ करती थी। उनमें सुनने वाले भी मखसूस होते थे, दरबार के अंदर होती थी और शायरों का इंतखाब भी ये सारी चीजों को सोच समझ के किया जाता था कि कौन उन महफिलों में शिरकत करने के लायक है और कौन उसमें महफिलों में शिरकत करने के लायक नहीं है। तो ये सारी चीजों को देखकर कुछ शोरा का इंतखाब होता था। नवाब के दरबार में वो सारे शोरा इकट्ठे होते थे, एक खूबसूरत सी महफिल, बड़ी खूबसूरत से एक माहौल में एक नवाबी जो शान शौकत है उसके साथ वो मुनक्किद की जाती थी। लखनऊ और अवध में शायरी के रुझान का सिलसिला है या रुझान का ताल्लुक है, तो मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये बात कहना चाहता हूं कि लखनऊ को लोग ऐसा मानते हैं कि लखनऊ सिर्फ रूमानियत या जमालियाती शायरी का मरकज रहा है। ऐसा नहीं है। लखनऊ एक जमाने से कसीदा है, मरसिया है, मसनवी है और गजल है, नज्म है, बहुत सारे जो असनाफ सुखन हैं उनमें लखनऊ ने बड़ा कारनामा अंजाम दिया है। इनमें थोड़ा सा सामईन की तादाद बढ़ने लगी, इनका साइज बड़ा होने लगा, ये मुशायरे की महफिलें अब थोड़ी थोड़ी अवामी होने लगी थी। और उस जमाने के जो शोरा थे जिसमें मीर अनीस थे, मिर्जा दबीर थे, आतिश थे, नासिख थे, शौक लखनवी थे, ये तमाम जो शोरा थे उस जमाने के जो हमारे असातिज़ा थे, उन्होंने इसे एक मखसूस तेवर, एक मखसूस क्लेवर, मतलब क्लेवर में इसको ढाला और तब इसे एक दबिस्तान की हैसियत मिली
और इसे दबिस्तान लखनऊ के नाम से जाना गया। लेकिन अवध की शायरी के बारे में एक बात बड़ी जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं कि 2-3 दबिस्तान हैं जिन्हें उर्दू के स्कूल कहा जाता है। दिल्ली स्कूल है, लखनऊ स्कूल है, रामपुर स्कूल है। इसके अलावा भी अजीमाबाद को भी अहमियत मिली, जिसे आज आप पटना के नाम से जानते हैं। हैदराबाद, दक्कन जो कहलाता है, तो ये कहा जाता है कि उर्दू के पहले शायर का नाम सिराज औरंगाबादी था और गजल के पहले शायर का नाम जो है वो लोग आमतौर पर वली दक्कनी और सिराज औरंगाबादी के बीच में एक डिस्प्यूट है। कुछ लोग कहते हैं कि सिराज औरंगाबादी गजल के पहले शायर थे और कुछ लोग कहते हैं कि वली दक्कनी गजल के पहले शायर थे। लेकिन उस जमाने की गजल, उस जमाने की शायरी, उसकी जबान बड़ी फारसी जदा जबान थी। जब वली के दौर का हम जिक्र करते हैं तो उस जमाने में उर्दू ऐसे बोली जाती थी, गजल ऐसे कही जाती थी। मुझे वली का एक शेर याद आता है कि दिल वली का अब लिया दिल्ली ने छीन, जा कहो कोई मोहम्मद शाह सूं। अब अगर ये जबान आज के मुशायरे में इस्तेमाल की जाए तो मेरे ख्याल से ऐसे लोग उस तरह से शायद पसंद नहीं करेंगे या उतना इसको अहमियत नहीं मिलेगी जो उस जमाने में मिली। या यूं कहिए कि हर इलाके की अपनी जो इलाकायत है उसकी जबान में, उसकी तहजीब में वो नजर आती है। जैसे रामपुर की जबान अलग है, दिल्ली की जो टकसाली जबान है वो अलग है, लखनऊ में जबान में एक बड़ा मिठास और जो नजाकत है वो अपनी जगह है। हैदराबाद का जो अपना दक्कनी जो एक्सेंट है, या यूं कहिए कि जो दक्कन का रंग है वो अपनी जगह है। तो ये इन सारी चीजों के साथ साथ इसीलिए अवध को ज्यादा अहमियत मिली, अवध को ज्यादा पसंद किया गया। मुशायरा अगर एज अ आर्ट फॉर्म की बात करें, इसका ओरिजिनेशन अगर हम देखते हैं, क्या ये आर्ट फॉर्म ओरिजिनली इंडियन सबकॉन्टिनेंट में डेवलप हुई या ये 1200 के आसपास जैसे आप बात करते हैं कि ये बाहर से इंडिया आई, और आज हम देखते हैं कि ये ना सिर्फ इंडिया में बट ये पाकिस्तान में भी काफी फेमस है एज एन आर्ट फॉर्म। देखिए मैं आपको बताऊं, आप ये तो कह सकते हैं कि शायरी जो है वो अरब में, जहां के लोग अरबी बोलते हैं, तो वो अपनी जबान में उस जमाने में बहुत बड़े बड़े शायर हुआ करते थे। और अरब में जहां बहुत सारे शायर जो है वो अल्लाह के रसूल की दुश्मनी में शेर कहते थे, वहीं कुछ लोग जिसमें जनाब हसन बिन साबित का जिक्र आता है, तो वो अल्लाह के रसूल की मोहब्बत में जैसे नात कहा गया, नात का पहला शायर उनको कहा गया। तो ये अलग जबानों की बात है। लेकिन मैं एक चीज यहां आपको क्लियर कर दूं कि जहां तक उर्दू का ताल्लुक है, उर्दू 100% बल्कि मोर देन 100% मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि ये वो जबान है जो इसी मुल्क हिंदुस्तान में पैदा हुई है, यहीं ये पली बड़ी है और यहीं इसने परवरिश पाई है। और जहां तक उर्दू शायरी का सवाल है तो जाहिर है कि वो जबान के बाद ही उर्दू शायरी होगी। अब आपने ये कहा कि ये बाहर से आया था या हिंदुस्तान से बाहर गया। उर्दू शायरी का जहां तक ताल्लुक है उसका ओरिजिन इंडिया है, हिंदुस्तान है, और हिंदुस्तान से ही ये फन हिंदुस्तान के बाद दूसरे मुल्कों में गया है। क्लासिक से कंटेम्प्रेरी तक आज के दौर की अगर बात करें तो आपको क्या तब्दीली लगती है दोनों आर्ट फॉर्म में? कैसे ये चेंज हुआ है क्लासिक से कंटेम्प्रेरी? देखिए, जहां तक क्लासिकल और कंटेम्प्रेरी का सवाल है, मैं एक चीज यहां क्लियर करूं। जहां तक क्लासिकल का सवाल है, ये गजल का और शायरी का रिवायती रंग है। जहां गजल का जो डिफाइन करते थे हम गजल को पहले, जो हमारे असातिज़ा ने हमें पढ़ाया और बताया, उसमें कहा गया कि गजल जो है वो महबूब से बात करने का नाम है या महबूब की बात करने का नाम है। यानी आप जिससे मोहब्बत करते हैं, जब उसका जिक्र करते हैं, वो आर्ट फॉर्म, वो एक खास टाइप ऑफ पोइट्री, वो गजल कहलाती है। अब उस जमाने में उस तरह की शायरी होती थी। लेकिन जब कंटेम्परेरी तक आते हैं हम, तो गजल का दामन वसी होता है और गजल में वो तमाम मजामीन भी शामिल होते हैं, वो टॉपिक्स भी आते हैं गजल में जो आज आम आदमी की बेहद जरूरत है। उसकी रोजी रोटी के मसाइल हैं, उसकी पेट की भूख है, उसको उसके साथ जो है वो जो खतरात लगे हुए हैं, उसको दुश्मन से जो जिस तरह का फरेब मिला है, उसके समाज में जो नाहमवारियां हैं, उसके बेटे बेटी के मसले हैं, उसके घर आंगन के मामलात हैं, सियासत की करम फरमाइयां हैं, ये सारी चीजें गजल का हिस्सा बनी बाद में। और फिर गजल ने अपने अंदर इन सारी चीजों को धीरे धीरे
समेटना शुरू कर दिया। तो वो दौर अलग था कि हम इस तरह के शेर कहते थे कि और कुछ मांगना मेरे मशरब में कुफ्र है, ला अपना हाथ दे मेरे दस्ते सवाल में। लेकिन गजल जब कंटेम्परेरी तक पहुंची है तो वो इस तरह के शेर कहने लगी कि बदन से अब मेरी जागीरदारी खत्म होती है, बदन से अब मेरी जागीरदारी खत्म होती है, मेरे बेटे तेरी बूढ़ी सवारी खत्म होती है। इसका मतलब यह है कि गजल सिर्फ महबूब के जुल्फों के पेचोखम नहीं संवारती, बल्कि गजल जिंदगी की कड़वाहटों और सच्चाइयों का सामना भी पूरी बहादुरी से करती है। ये गजल का अपना कमाल है। इससे जुड़ा एक सवाल है मेरा। आपने बात करी कंटेम्प्रेरी से लेकर क्लासिकल का क्या डिफरेंस है, और जाहिर है आपकी बातों से कि स्टाइल ऑफ डिलीवरी, चॉइस ऑफ वर्ड्स, उसमें काफी डिफरेंस है। पहले काफी सोफिस्टिकेटेड हुआ करता था, आज कैजुअल लिसनर्स के लिए थोड़ा उसको सिंप्लीफाई किया गया है। बिल्कुल। तो इससे जुड़ा एक सवाल है, एक गैदरिंग में दो तरह के ऑडियंस हो सकती है, एक प्योरिस्ट जो उस क्लासिकल आर्ट फॉर्म को अप्रिशिएट करती है, बिल्कुल, और एक कुछ आज के यूथ जो कैजुअल लिसनर्स हैं। इसको आप कैसे देखते हो? आप कैसे अपने कंटेंट को और अपने मुशायरे को ऐसे ढालते हो कि आप दोनों ऑडियंस को केटर कर सको? मैं आपको यहाँ एक चीज बताना जरूरी समझता हूँ कि ये जो शायरी के मुख्तलिफ रंग हैं, जिन्हें आपने टाइप ऑफ पोइट्री कहा है, इनके लिसनर्स यकीनन अलग अलग हैं, लेकिन उसमें कोई बहुत बड़ा वाज़े फर्क ऐसा नहीं है कि साहब आप उन्हें बिल्कुल अलग अलग खानों में खड़ा कर देंगे। आज के दौर में मैं ऐसे नौजवानों को भी देख रहा हूं और जानता हूं, और वो मेरे पास जब आते हैं या मुझसे जब मिलते हैं या सोशल मीडिया के जरिए जब मुझसे कांटेक्ट करते हैं, तो उन्हें कोई शेर अच्छा लगता है और उसमें कोई मुश्किल लफ्ज है तो वो मुझे सोशल मीडिया पे मैसेज करके कहते हैं, सर इसका क्या मतलब हुआ, शेर अच्छा था लेकिन ये जरा सा यहाँ से ये टुकड़ा हमें समझ में नहीं आया, तो जरा सा आप अगर हमें बता दें। इसका मतलब क्या है कि उनके अंदर ये दिलचस्पी है, वो जानना चाहते हैं। शायद गालिब को जो आज के दौर में नई नस्ल पसंद कर रही है, इतना आज से 50 साल पहले पसंद नहीं किया गया था, जबकि वो गालिब की जिंदगी के यानी 50 साल करीब थे लोग, लेकिन उनको इतना पसंद नहीं किया गया। उस दौर में शायद गालिब के इतने पसंद करने वाले मुझे नहीं समझ में आता, या यूं कहिए कि वो उनको आप पॉइंट आउट नहीं कर सकते थे। लेकिन आज के दौर में जो नई नस्ल है वो शायरी की तरफ आ रही है और शायरी को पसंद कर रही है। आज जो है, मुझे अगर मैं, हो सकता है बहुत सारे हमारे नौजवान इस तरह के हैं कि जो उर्दू लिखना पढ़ना नहीं जानते हैं लेकिन उर्दू शायरी को पसंद करते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स के जरिए वो रेख्ता जैसे किसी इस तरह के ऐप पर जाकर या गूगल से वैसे सर्च करके जहां से भी उन्हें कुछ मटेरियल मिलता है तो वो उन किताबों को पढ़ते हैं। आज बड़े से बड़े शायर जो हैं वो अपने गजल के मजमुए जहां उर्दू में शाये करते हैं, वहीं साथ ही साथ अब देवनागरी में शाये करना भी अच्छा समझते हैं, बेहतर समझते हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक उनका कलाम पहुंचे। आपको आज शायरी पसंद आ रही है, आपको जब उर्दू अच्छी लगने लगेगी तो आप उसको सीखना भी चाहेंगे। आज मैं बहुत सारे ऐसे नौजवानों को जानता हूं जिन्होंने शायरी की वजह से जो उर्दू के करीब आए और उन्होंने बाकायदा ट्यूटर लगाकर बाद में उर्दू सीखना शुरू किया और उर्दू को सीखा। एक आउटसाइडर के लिए, हमारे व्यूअर्स के लिए जो मे बी शायद मुशायरे का शब्द पहली बार सुन रहे हो, आप उनके लिए क्या मुशायरा डिफाइन करना चाहेंगे, मे बी 2 या 3 लाइन में? देखिए, मुशायरा अगर उसको डिफाइन करना है तो मुशायरा एक ऐसी महफिल है जहां चंद शोरा जो अलग अलग रंगो आहंग की शायरी करते हैं, उनको एक जगह एक खूबसूरत गुलदस्ते की शक्ल में इकट्ठा किया जाता है। एक प्रोग्राम में एक के बाद एक जब अपना परफॉर्मेंस देते हैं, अपनी शायरी पेश करते हैं, और उसमें लोग जो हैं उस शायरी पर अपना रद्द अमल, अपना जो बिल्कुल जो रिएक्शन होता है उसको दादो तहसीन की शक्ल में जब पेश करते हैं, तो इन सारी बातों का जो मिला जुला मजमुआ है, इससे मुशायरा है। ये आर्ट फॉर्म जनरेशन बाय जनरेशन अब कॉमन लोगों तक पहुंच रहा है, जब हाँ कॉमन लोग भी इसको परफॉर्म कर रहे हैं, इसमें इसको परफेक्ट कर रहे हैं। जहां तक कि हम अगर नाम आजकल देखें तो बहुत ही मामूली तबके के लोग भी आज अपना नाम बना रहे हैं इस आर्ट फॉर्म में। तो ये ट्रांजिशन कैसे हुआ कि एलीट से लेके आज एक कॉमन पर्सन लखनऊ का भी इस आर्ट फॉर्म को परफॉर्म कर रहा है?
देखिए, जहां तक इस बात का सवाल है तो इसमें मैं सिर्फ इतना समझ पाता हूं या मैं इसको इतना कह सकता हूं कि जिस जमाने में जो आप कह रहे हैं कि एलीट क्लास के लिए जो एक आर्ट ऑफ फॉर्म मुशायरे को माना जाता था, वो जमाना जैसा कहते हैं लोग, बादशाहों के महलों में जो मुशायरे की महफिलें होती थी, बहादुर शाह जफर के वक्त में जो खूबसूरत महफिलें वहां होती थी, तो वो एलीट क्लास की महफिलें होती थी, उसमें सुनने वाले बड़े मखसूस होते थे। माफ करें तो मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कहूं कि एक फारसी ज़दा उर्दू जो बोली जाती थी उस वक्त, जिसमें फारसी का रंग ज्यादा नजर आता था, तो जाहिर है कि आम आदमी की पहुंच से वो जबान दूर थी, तो आम आदमी उसे समझ भी नहीं पाता था, तो उसमें इंटरेस्ट भी नहीं लेता था। जैसे जैसे मुशायरों में अवामी जबान को इस्तेमाल किया जाने लगा, अवामी जो हमारी बोलचाल की जबान है, जैसे जैसे इसको इस्तेमाल किया जाने लगा, यानी हम जो है जब आसान लफ्जों में बात कहने लगे तो फिर वो धीरे धीरे अवाम को समझ में आने लगी, और जब अवाम को समझ में आने लगी तो अवाम मुशायरे की तरफ थोड़ा सा इंटरेस्टेड नजर आई, अवाम मुशायरों की तरफ बढ़ी आगे, और फिर अवाम को लगा कि यार ये तो ऐसी बात है कि मतलब बहुत सारे लोगों के बीच में बैठकर सबको अपने अपने मतलब की बात मिल जाए, इसका नाम मुशायरा है। तो इस वजह से अवाम का इंटरेस्ट इसकी तरफ बढ़ा, लोगों ने दूसरी जबानों की लफ्जियात को इस्तेमाल करना शुरू किया, और फिर जो है ये जबान आम इंसान की जबान और आम इंसान की शायरी एक तरह से बन गई, और इसे आम आदमी ने अपनाना शुरू किया, लोगों ने इसको पसंद किया, और धीरे धीरे ये आम आदमी की जबान और आम आदमी की शायरी। गजल या नज्म में आप पॉलिटिकल एक्टिविज्म को कैसे देखते हो? देखिए, पॉलिटिकल एक्टिविज्म का जहां तक सवाल है तो एक चीज हमें और आपको समझनी पड़ेगी, गजल उतने बेबाक लहजे में कभी बात नहीं करती थी जो सियासत को चाहिए या सियासत को डिफाइन करने के लिए जो लहजा जरूरी है। तभी फिर तरक्की पसंद तहरीक, जैसे आप जो है प्रोग्रेसिव राइटर्स का मूवमेंट कह सकते हैं, जब तरक्की पसंद तहरीक के दीगर तमाम बहुत से अलग अलग शहरों से आने वाले शायर और अदीब यहाँ जमा हुए, जिसमें अली सरदार जाफरी थे, जिसमें कैफी आजमी थे, जिसमें सज्जाद जहीर थे, और उसकी जो सदारत की वो यहाँ मुंशी प्रेमचंद ने की, तो इसका मतलब वो जो तरक्की पसंद तहरीक थी वो आम आदमी की परेशानियों को अपनी शायरी में समेटना चाहती थी। उसने गजल की ये कह के मुखालिफत करनी शुरू की कि यार ये क्या तरीका है कि दुनिया जो है ऐसी मुश्किलों से गुजर रही है, दुनिया भूखमरी का शिकार है, आदमी को खाने के लिए रोटी नहीं मिल रही है, और आप अपनी महबूब के जुल्फों के पेचोखम में जो है अपने को घेरे हुए हैं। तब तरक्की पसंद लोगों ने ये एहतजाज किया कि भाई हम जो है इस भूख के खिलाफ, इस नाइंसाफी के खिलाफ, हम इस जुल्म के खिलाफ कब आवाज उठाएंगे। फिर वो इस तरह की शायरी नज्म की शक्ल में होने लगी, नज्में कही जाने लगी। आज के दौर की अगर बात करें तो पॉलिटिकल एक्टिविज्म या हुकूमत के खिलाफ कुछ बोलना, इसे बहुत ही नेगेटिव, देखिए अपना अपना तरीका है। गजल की जबान में आप बगैर किसी का नाम लिए भी बात कह सकते हैं। तुम गिराने में लगे थे, तुमने ये सोचा नहीं, मैं गिरा तो मसला बनकर खड़ा हो जाऊंगा। ये गजल की जबान में एक शेर कहा गया है, प्रोफेसर वसीम बरेलवी ने कहा है, और इसमें एक बड़े हादसे की तरफ इशारा किया गया है। ये गजल की जबान है कि जिसमें किसी का नाम नहीं लिया गया है। मिराज फैजाबादी बहुत मशहूर उर्दू गजल के शायर, उन्होंने कहा कि कम से कम जमहूरियत में इतनी आजादी तो है, हमको खुद करना है अपने कातिलों का इंतखाब। अब इसमें किसी नेता का, किसी पॉलिटिकल पार्टी का, किसी आइडियोलॉजी का न नाम है न जिक्र है, लेकिन बात पूरी कही गई है। तो एक्टिविज्म को अपनी शायरी में शामिल करने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप किसी को नाम लेके उसको जो है वो गालियां देने लगे, नाम लेके उसके बारे में भला बुरा कहने लगे, नाम लेके किसी को कुछ कहने लगे। मेरी अपनी गजल का शेर है, तो हमें तो आखिर ये देखना है रहेगी लहजे में धार कब तक, तुम्हारे लफ्जों की कैंचियों से परिंदे होंगे शिकार कब तक, ये वक्त दुनिया में जिंदगी भर किसी का होकर नहीं रहा है, रहेंगे हम बेवकूफ कब तक, बनोगे तुम होशियार कब तक। अब इसमें न किसी पॉलिटिकल पार्टी का नाम है, न किसी पॉलिटिकल शख्सियत का नाम है, लेकिन बात 100% पॉलिटिकल है। इससे जुड़ा एक और सवाल है, एज एन आर्टिस्ट आप काफी इन्फ्लुएंशियल होते हो, आपको कई लोग फॉलो कर रहे होते हैं एंड काफी लोग आपको पसंद कर रहे होते हैं। बिल्कुल। क्या आपको लगता है एज एन आर्टिस्ट आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि आप सोशल इश्यूज को, जो हमारे देश के सोशल इश्यूज हैं
या जो हमारे देश के पॉलिटिकल इश्यूज है उनको अपने आर्ट फॉर्म के थ्रू कन्वे करूं? यकीनन 100% बनती है। हर उस इंसान की जिम्मेदारी है जिसे ये सलाहियत मिली है कि वो अपनी बात अपने अलावा चंद लोगों तक पहुंचा सकता है। अगर आप लिख के पहुंचा सकते हैं तो आपको लिख के पहुंचानी चाहिए। अगर आप तकरीर के जरिए पहुंचा सकते हैं तो आप तकरीर के जरिए पहुंचाइए। अगर आप कोई प्ले करके पहुंचा सकते हैं तो आप प्ले करके पहुंचाएं। आप पोइट्री में पहुंचा सकते हैं तो पोइट्री में पहुंचाएं। आप किसी न्यूज रिपोर्टर की तरह से काम करके पहुंचा सकते हैं तो आप वैसे पहुंचाएं। लेकिन आप समझ लीजिए कि नाइंसाफी के खिलाफ बोलना तो सबको पड़ेगा। कमर्शियल एक्सपर्ट की थोड़ी बातें करते हैं। अवध के दरबारों में कैसे नवाजा जाता था मुशायरे पढ़ने वालों को? अवध के दरबारों में जब शायरी की वो जो मखसूस महफिलें होती थी तो उसमें नवाबीन खास तौर के पोशाकें और उनको उस जमाने के जो सिक्का राइजुल वक्त होगा, जो भी सिक्का चलता होगा उसको, चाहे आप अशरफी का नाम दें या कोई भी जो भी सिक्का उस वक्त चलता होगा, वो उससे नवाजते थे। उनको उनके वजीफे तय किए जाते थे कि साहब इनको वजीफा दिया जाना है। और दुनिया भर की और जो मराहत हो सकती थी किसी भी शायर का, ये इस बात पे डिपेंड करता था, ये इस बात पर मुनहसिर था कि कोई नवाब किसी शायर के किसी कलाम से कितना खुश हुआ है। वो ज्यादा खुश हो गया है तो उसने अपने गले का हार उतार के भी उस शायर को दे दिया। वो कम खुश हुआ है तो उसने अपनी जेब में हाथ डाला और चंद अशरफियां उसके हाथ पे रख दी। मैं अशरफी लफ्ज इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूं कि आप समझ लें, तो वो दे दी। और ज्यादा पसंद आ गया या वो लगातार वो शायर इंप्रेस कर रहा है नवाब को, तो उसके लिए एक वजीफा बांध दिया गया कि इतना माहाना जो है वो इनको वजीफा दिया जाएगा। उस जमाने में यही तरीका था और इसी तरीके से मुशायरे होते थे। तो जिगर के दौर में थोड़ा सा पेमेंट का ये जो प्रोफेशनलिज्म आया मुशायरों में, उसको मुशायरों में कहेंगे आप जिगर के दौर से शुरू हुआ। तो पहले नवाबीन का जहां तक मामला है, चाहे वो अवध के नवाब हो, चाहे वो दूसरे सूबों के या रियासतों के नवाब हो, उनका यही मामला था। आज के दौर की अगर बात करें तो जैसे आपने जिक्र किया अभी, आज के दौर के आर्ट फॉर्म में कमर्शलाइजेशन की शुरुआत कहाँ से हुई और किसने की, स्पेसिफिकली अगर आप बताना चाहे तो? आज के दौर में इसको कॉमर्शियल करने के जहां तक बात है तो मैंने अभी आपसे जिक्र किया कि जो कुछ उन्होंने नवाज दिया, जितना वो खुश हुए उतना नवाज दिया। लेकिन जैसे जैसे दौर बदला और ये जो जब हम जिगर के दौर तक पहुंचते हैं, जिगर साहब चूंकि उनका एक चश्मों की दुकान थी, चश्मे बेचते थे वो, तो जब मुशायरों में उनको ज्यादा बुलाया जाने लगा तो जिगर साहब ने कहा कि भाई अगर मैं ऐसे ही मुशायरों में जाता रहा तो फिर मेरा घर कैसे चलेगा, मेरे चश्मों की दुकान का क्या होगा। तो लोगों ने कहा कि साहब आप इसकी फिक्र ना करें, हम आपको मुशायरे का मुआवजा, मुशायरे में आपको नजराना पेश करेंगे आपकी खिदमत में। और यहां से नजराने का दौर शुरू हुआ। 2025 में आपने इंडस्ट्री का शब्द का प्रयोग किया, 2025 में इस इंडस्ट्री की अगर आप इकोनॉमिक समझाना चाहें, पैसा कहाँ से आता है और कैसे जाता है, उस पर अगर आप थोड़ा हमारे ऑडियंस को बताना चाहें। देखिए, इसकी इकोनॉमी का कोई बहुत बड़ा ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है कि जिसको समझने के लिए हमें कोई बहुत वो हो। देखिए, मुशायरों की महफिल के लिए कोई बहुत बड़ा कोई सरकारी बजट नहीं है कि जो मुशायरों के लिए वहां से गवर्नमेंट की तरफ से बजट में उसको रखा जा रहा है और वो बाद में खर्च हो रहा है, ऐसा नहीं है। चंद मुशायरे हैं जो सरकारी बजट के मुशायरे आप उन्हें कह सकते हैं, जो जिले लेवल पर नुमाइशें होती हैं या कुछ जगहों पे फेस्टिवल्स होते हैं, तो वो जो सरकारी बजट के मुशायरे होते हैं। या कुछ सूबों में जो एकेडमीज हैं तो एकेडमीज का अपना कुछ बजट होता है, तो उनमें एकेडमीज जो हैं वो उनको सपोर्ट कर देती है मुशायरे के ऑर्गेनाइजर्स को कि भाई इतना हम दे दे रहे हैं, बाकी आप कर लीजिए और मुशायरा आप कर सकते हैं। लेकिन मुशायरे की जो अहम और बड़ी महफिलें हैं वो लोगों के ताउन से, लोगों के कंट्रीब्यूशन से और लोगों के आपस में जो कंट्रीब्यूशन करके एक सिलसिला बनता है, उससे इसके सारे अखराजात पूरे किए जाते हैं। कोई यंग आर्टिस्ट इसको शौक से ऊपर उठ के एज अ प्रोफेशन देख सकता है आज के दौर में?
देख रहे क्या हैं। फाइनेंशियल सिक्योरिटी है इस इंडस्ट्री में अभी? सिक्योरिटी लफ्ज मैं इस्तेमाल नहीं कर सकता, मैं ये नहीं कह सकता कि फाइनेंशियल सिक्योरिटी है। ये आपकी मेहनत, आपकी किस्मत और आपकी जो कोशिश है, उन सब चीजों को पर डिपेंड करेगा कि आप क्या है। बहुत सारे लोग बहुत अच्छे शायर हैं, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस में अगर कहीं कोई कमी है तो शायर बहुत अच्छे हैं, लेकिन उनको मुशायरों में वो स्पेस या वो प्लेस नहीं मिल रहा है। मुशायरे में निजामत का सिलसिला कब से शुरू हुआ? मुशायरे में जो मैंने कहा कि जब दरबारी महफिलें होती थी, दरबारों में मुशायरे होते थे, महफिलें, छोटी छोटी नशिस्तें महफिलें होती थी, तो उस जमाने में नाज़िम मुशायरा का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। एक शमा रोशन होती थी और वो शमे महफिल जो है जिस शायर के सामने रख दी जाती थी, वो अपना कलाम सुनाना शुरू कर देता था। फिर उसके बाद धीरे 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 जब ये दरबारी शायरी और जो नवाबीन तक का दौर खत्म हुआ और मुशायरे जब अवामी हुए, तो अब सुनने वालों की तादाद बढ़ गई है। अब सुनने वाले 20 लोग नहीं हैं, अब सुनने वाले 200, 2000 और 250 और 500 हो गए हैं। तो 500 लोगों तक वो शमे महफिल बीच में रख के जो है वो काम नहीं चल सकता है। शायर और ऑडियंस के बीच में एक ब्रिज बनाकर, एक कोशिश करके कि शायर और सामईन का कनेक्शन आपस में बना रहे, ये काम करने के लिए फिर निजामत की जरूरत पड़ी। निजामत में बहुत सारे अहम नाम निकल के आए। लखनऊ से ही आप कितने अहम नामों को जानते हैं। मलिकजादा मंजूर अहमद साहब हैं, अनवर जलालपुरी साहब हैं, खुद मुनव्वराना साहब बहुत अच्छी निजामत करते थे, रईस अंसारी साहब बहुत अच्छी निजामत करते थे, मिराज फैजाबादी साहब बहुत अच्छी निजामत करते थे। यहाँ बहुत सारे लोग जो अब दुनिया में नहीं है, जमाल आजर साहब बहुत अच्छी निजामत करते थे। बहुत सारे नाम मैं यहाँ से ले सकता हूँ। थोड़ा सा आप जाएंगे तो गोरखपुर में उमर कुरैशी साहब थे, जो उस जमाने के बहुत अच्छे और बहुत बड़े नाजिम कहे गए। बल्कि उमर कुरैशी साहब का तो जो अपना एक मखसूस अंदाज था, उसको बेपनाह लोगों ने पसंद किया। फिर एक दौर आया सकलैन हैदर साहब का। सकलैन हैदर साहब का हाफिजा बहुत मजबूत था। वो इधर शायर जो जितने शेर सुना के जाता था, तो वो कभी कभी सारे के सारे शेर सुना देते थे। तो सकलैन साहब को लोगों ने बहुत पसंद किया। सकलैन हैदर साहब की को पसंद करने के बाद, और आज के दौर में मेरे जैसे कम पढ़े लिखे लोग भी मुशायरों के नाजिम हैं। तो बहरहाल ये अलग सूरत है। लेकिन मुशायरे में आज के दौर में निजामत एक अहम जिम्मेदारी, एक अहम कड़ी की शक्ल में शायर और सामईन के बीच की एक मखसूस कड़ी जो इस राब्ते को, जो इस सिलसिले को जुड़ा रखती है, वो है निजामत। और उसकी आज के दौर में तो कम से कम बहुत जरूरत है। उस दौर में शमा से काम चल जाता होगा, लेकिन इस दौर में न शमा से काम चल सकता है, ना बड़ा सा बल्ब जलाने से काम चल सकता है। नदीम साहब, किसी नज्म के लिए या किसी कपलेट के लिए राइम करना कितना जरूरी है? ये कोई जरूरी नहीं है। या हालांकि देखिए, एक इसमें टेक्निकल चीज आपको मैं बताता हूं कि जब आदमी कोई शायरी शुरू करता है तो उसे बहुत ज्यादा ग्रामर और बहुत ज्यादा उसकी टेक्निकल जो उसकी चीजें हैं वो उस वक्त समझ में नहीं आ रही होती है। नया 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 शायर होता है वो, तो वो राइमिंग के जरिए ही वो गुनगुना के, मिसरों को गुनगुना के जो है वो शायरी करता है। और धीरे धीरे शुरुआत में हर शायर जो है वो तरन्नुम का शायर बन के, चूंकि उसके अंदर का जो रोमांटिक एक इंसान है जो उसके अंदर बैठा है, उसके अंदर का जो रोमांस है, चूंकि दौर भी उसका जवानी का है, 20-22 साल उसकी उम्र है, और वो इस तरह का नौजवान है कि वो देख रहा है, मोहब्बतों की दास्तान पढ़ रहा है, सुन रहा है, देख रहा है। उसके अंदर भी इस तरह के फिर वो कहीं अगर उसका कहीं कोई क्रश हो गया है, कहीं उसको कुछ ऐसा लगता है, तो वो उसकी शायरी में फिर रिफ्लेक्ट होने लगता है। तो शुरुआत जो है वो ज्यादातर लोगों की राइमिंग से ही होती है, तरन्नुम से ही होती है। शायरी में या नज्म में, स्पेशली अवधी शायरी में कितना स्कोप है इसको ग्लोबल ले जाने के पर्सपेक्टिव से? कितना स्कोप है इसको हम दूसरी भाषा में ट्रांसलेट करें बिना इसके कि ये अपनी अहमियत और अपनी रेलेवेंस को खो दे? देखिए, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि आप
ऐसा नहीं कह सकते हैं कि साहब किसी शायर की पूरी किताब जो है वो किसी जबान में ट्रांसलेट होती होगी। लोग जिनको चाहते हैं, पसंद करते हैं, उनको करते भी होंगे। मैं इसको चैलेंज नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं बहुत सी ऐसी मिसालें मेरे पास हैं, मेरे सामने हैं कि किसी शायर का कोई कलाम लोगों ने पसंद किया और उसको ग्लोबली पसंद किया, तो वो बहुत सी जबानों में ट्रांसलेट हुआ, और न सिर्फ ट्रांसलेट हुआ बल्कि लोगों ने फिर उसको पेश किया। अभी रिसेंटली 2 साल पहले मैं दुबई में था एक मुशायरे में, तो वहां मुझे एक साहब ने ये बताया कि ये जो शायर हैं अज़्म शाकिरी साहब, एक शायर हैं अज़्म शाकिरी, तो उन्होंने बताया कि साहब अज़्म शाकिरी साहब की वो जो बहुत मशहूर गजल है एक, कि लाखों सदमे ढेरों गम फिर भी नहीं है आंखें नम, और एक मुद्दत से रोए नहीं क्या पत्थर के हो गए हम, इस तरह की एक गजल है अज़्म शाकिरी साहब की। मुझे वहां बताया गया कि साहब इस गजल को अरबी में ट्रांसलेट किया गया है। न सिर्फ ट्रांसलेट किया गया है बल्कि अरबी जबान में ट्रांसलेट करने के बाद इस गजल को रिसाइट भी किया गया है, उसको लोगों ने पसंद भी किया है, और उसको उस जबान में भी लोग बहुत पसंद करते। मसलन आप गजल का जब जिक्र करते हैं तो उसमें 2-3 नाम बहुत हमारे बड़े लीजेंड्स के सामने आते हैं, जिसमें मीर हैं, गालिब हैं, ये उस दौर के, दाग हैं, ज़ौक़ हैं, बहुत सारे नाम। अब गालिब की कोई गजल उर्दू में पढ़ी जा रही है और पसंद हो रही है, उसको लोग जो है वो ट्रांसलेट करके भी अगर कहीं उसको कहीं पेश कर रहे हैं। लेकिन 7 सिस्टर्स में लोग हिंदी बोलते हैं, लेकिन हिंदी पोइट्री की तरफ या उर्दू पोइट्री की तरफ उनका बहुत ज्यादा रुझान नहीं है। तो ये सिर्फ हिंदुस्तान की तस्वीर है। अब आप हिंदुस्तान के बर्रसगीर से बाहर निकलिए, तो मिडिल ईस्ट में, जो मिडिल ईस्ट के जो कंट्रीज हैं, गल्फ कंट्रीज जिन्हें कहा जाता है, गल्फ कंट्रीज में जहां जहां इंडिया पाकिस्तान के लोग हैं, इंडियन सब कॉन्टिनेंट से निकले हुए जो लोग हैं, वो उर्दू पोइट्री को और उर्दू शायरी को, गजल को, और जो हमारी ये जो आर्ट फॉर्म्स हैं जो इंडिया में पनपी हैं, इंडिया में जिन्होंने परवरिश पाई है, इनको वहां पसंद किया जाता है। ये इन मुल्कों से आने वाले लोग, उनके शायरी का वो कॉन्सेप्ट नहीं है। अब इसका मतलब ये नहीं कि वो पोइट्री को पसंद नहीं करते, पोइट्री को पसंद करते हैं, लेकिन अपनी जबान में पसंद करते हैं। तो ये ऐसा कह देना कि कोई ऐसा कोई मिरेकल हो जाएगा कि साहब उर्दू पोइट्री को पूरी दुनिया एक्सेप्ट कर लेगी, मुझे ऐसा कम से कम नहीं लगता है। हाँ, उर्दू पोइट्री को पसंद करने वालों की तादाद दूसरी जबानों के मुकाबले में ज्यादा है, ये मैं मान सकता हूं। अब आज के दौर में देखिए, वसीम साहब का एक शेर है, वसीम बरेलवी साहब का, कौन सी बात कहां कैसे कही जाती है, ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। आसान सी बात है, लेकिन सिर्फ गजल के पैरामीटर्स में कही गई है, गजल के एक मखसूस रंग में कही गई है, इसलिए यह बात आसानी से कही जाने वाली बातों से थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा स्पेशल है। आज के दौर में लोग समझते हैं कि उर्दू और शायरी और गजल ये सिर्फ मुसलमानों की कोई मीरास है, ऐसा भी नहीं है। एक शायर है, गालिबन उसका नाम है विष्णु विराट, अभी एक शेर उसका मेरे सामने आया, मुझे चौंका दिया उस शायर ने। उसने कहा कि जुगनुओं ने शराब पी ली है, अब ये सूरज को गालियां देंगे। अब आप अगर इस शेर को डिफाइन करने बैठे तो 10 पेज भर जाएंगे। इस शेर को आप डिफाइन, मतलब जब अगर कोई जरा सा बड़ी सोच का आदमी अगर इसे डिफाइन करे, किताब लिख सकता है इस पर। नदीम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें अपना कीमती समय दिया। जाहिर तौर पे ये डॉक्यूमेंट्री की इमेजिनेशन भी करना आपके बगैर, मैं कहता हूँ बहुत ज्यादा अनफेयर होता। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अरे ये सब आपकी मोहब्बत है, आपने बहरहाल इसके लिए मुझे चुना। मैं आपके जरिए और इस डॉक्यूमेंट्री को देखने वाले जितने भी लोग हैं, मैंने कभी ये दावा नहीं किया कि मेरी तालीम या मेरा इल्म कोई बहुत ज्यादा है या दुनिया से कुछ अलग हटके। मैं यही कोशिश करता हूँ कि मैं आसान जबान में बात करता हूँ, आसान लफ्जों में अपनी बात कहने की कोशिश करता हूँ, और हमेशा ये दुआ करता हूँ अल्लाह से कि कोई ऐसी बात मेरे मुंह से अल्लाह निकलवा दे, लोगों को समझ में आए और उनके दिल में मेरे लिए कुछ मोहब्बत, कुछ प्यार पैदा हो जाए। शायरी की बदौलत अल्लाह ने मुझे बहुत कुछ नवाजा है, बहुत कुछ। एक लग्जरी जिंदगी जीने के लिए आदमी जो कुछ चाहता है वो सब कुछ इस शायरी की बदौलत मुझे मिला है।
एक वर्ल्ड रिकॉर्ड अल्लाह ने मेरे दामन में रखा। मैं ये दुआ करता हूं और इस डॉक्यूमेंट्री के जरिए जहां तक मेरी बात पहुंचे, फिर मैं वही कहता हूं कि दुनिया को खूबसूरत बनाने का सिर्फ और सिर्फ एक तरीका है कि लोगों को मोहब्बतें दीजिए, बदले में आपको मोहब्बतें मिलेंगी, और जब मोहब्बत देंगे, मोहब्बत मिलेगी, तो ये दुनिया खूबसूरत हो जाएगी। इसके अलावा और कोई दूसरा खूबसूरत तरीका इस दुनिया को बदलने का नहीं है। सिर्फ यही है कि मोहब्बतों के साथ ही हम इस दुनिया को कामयाब और खूबसूरत बना सकते हैं। हमारे बड़े भाई हैं चरण सिंह बशर साहब, उनके 4 मिसरे हैं, आखिर में पढ़ देता हूं कि चरागों के सफर में दबदबा हो आंधियों का, तो फिर अंजाम जुल्मत के सिवा कुछ भी नहीं है। ये दुनिया नफरतों की आखिरी स्टेज में है, इलाज इसका मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं है। बहुत शुक्रिया आप सबका, बहुत शुक्रिया। और अगर कोई कमी, कोई किसी तरह की कोताही या कहीं अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो उसके लिए माजरत चाहूंगा। बहुत शुक्रिया।